नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं सबका हिसाब होगा। मिडिल ईस्ट में तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका है। इजराइल चारों तरफ से खतरनाक चक्रव्यूह में घिर गया है और इस बार जंग की जो नई आग भड़की है उसने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रातों की नींद को उड़ा दिया है। 18 अगस्त को इजराइल ने सीरिया पर एक ऐसा आत्मघाती हमला किया जिसने नेटो के सबसे ताकतवर देशों में से एक तुर्की को आग बबूला कर दिया है। सीरिया पर इजरायली हमले के बाद तुर्की ने साफ कह दिया कि अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की ने सीरिया बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती को दोगुना करने की तैयारी कर ली है। अब जरा आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं कि तुर्की अंधेरे में सीरिया में भारी मात्रा में हथियार सिस्टम तैनात कर रहा है और ये हथियार तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT की देखरेख में भेजे गए हैं। तो अब तस्वीरें आपको दिखाती हूं। सीरिया में तुर्की की सैन्य तैनाती की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बताया ये जा रहा है कल दरअसल एक हमला होता है। इजराइल की तरफ से 2 फाइटर जेट भेजे जाते हैं। सीरिया के एयरबेस को निशाना बनाया जाता है, वो भी उनके एयर स्पेस में घुस करके। वजह थी तुर्की की होने वाली तैनाती। तुर्की ने तैनाती की नहीं थी, लेकिन उसके पहले इजराइल की तरफ से बड़ा हमला कर दिया गया। अब तुर्की आग बबूला है, इसलिए उसने यहां पर सैन्य तैनाती करने की बात कर दी है और सीरिया में तुर्की ने अपना सैन्य अभियान शुरू करके वहां अपनी सेनाओं को भेज करके ये बता दिया है इजराइल को कि अब हम डरने वाले नहीं हैं। तो अब सीधा सा संदेश ये है कि अगर इजराइल ने दोबारा से सीरिया की तरफ आंख उठा करके भी देखा तो तुर्की उसे बारूदी जवाब देगा। इजराइल के सिर पर इस वक्त जंग का ऐसा फितूर चढ़ा है कि उसे बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। इजराइल का पहले से फिलिस्तीन के साथ खूनी जंग चल रही है, फिर ईरान के साथ उसने मोर्चा खोल दिया है और अब सीरिया पर हमला करके इजराइल ने सीधे सीधे तुर्की से दुश्मनी मोल ले ली है। अब आपको बताती हूं कि कैसे वर्ल्ड वॉर 3 का सीन बन रहा है। दरअसल सीरिया पर इजरायली हमले के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया है और इजराइल से युद्ध की तैयारी में जुटा तुर्की इजराइल पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है। सीरिया में तुर्की की बड़ी संख्या में वेपन सिस्टम तैनात किए गए। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT की देखरेख में हथियार भेजे गए हैं। इजरायली हमले के बाद पाक दौरे पर सीरिया के विदेश मंत्री पहुंच गए हैं और 19 सालों के बाद किसी सीरियाई मंत्री की पाकिस्तान यात्रा देखने को मिली है। सीरिया के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से मुलाकात की। पाकिस्तान ने सीरिया पर इजरायली हमले की निंदा की है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इजराइल से जंग की संभावना में सीरिया का साथ पाकिस्तान देगा? अचानक से यह दौरा क्यों हुआ है? क्या सीरिया भी अब इस्लामिक नेटो, जो अभी तक तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में हमने देखा है, उसका अगला साथी बन जाएगा? यह भी सवाल है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट अमेरिका का यू टर्न है। जिस अमेरिका के दम पर इजराइल मिडिल ईस्ट में दादागिरी दिखाता था, आज वही अमेरिका इजराइल की इस बेवकूफी से पल्ला झाड़ रहा है। अमेरिका ने इस हमले की निंदा की और खुद को इस विवाद से दूर कर लिया है। इजराइल पर अमेरिका ने किस तरीके से किनारा किया है, अब आपको वो बताती हूं। अमेरिका ने सीरिया पर हमले की निंदा कर दी है और इजरायली हमले को बेवजह का तनाव बढ़ाने वाला करार दे दिया है। सिर्फ निंदा की है। इजराइल तुर्की सीरिया में संतुलन बनाने की कोशिश में है। यूएस विवादों को वार्ता के जरिए सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है यूएस की तरफ से। उनका कहना है कि आपको बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए। हालांकि दूसरी तरफ यूएस चिंतित है इजराइल के खिलाफ तुर्की की एंट्री से और तुर्की पर इजरायली हमला हो गया तो नेटो के खिलाफ इसे माना जाएगा और फिर ना चाहते हुए भी अमेरिका को इजराइल के सामने खड़ा होना होगा। डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारी धर्म संकट है। अगर वो इजराइल का खुलकर के साथ देते हैं तो नेटो सहयोगी तुर्की नाराज होगा और अमेरिका एक अंतहीन महायुद्ध की तरफ खिंच जाएगा। और अगर वो चुप रहते हैं तो इजराइल का मिटना तय है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ट्रंप पर्दे के पीछे से तुर्की को शांत करने और नेतन्याहू को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं। लेकिन इजराइल है वो चौतरफा घेरने और अमेरिका के पीछे हटने के बाद भी वो लगातार सीरिया और अपने दुश्मनों को धमकाने से बाज नहीं आ रहा है। अब इजराइल किस तरीके से चेतावनियां दे रहा है उसके बारे में मैं आपको बताती हूं। इजराइल ने सीरिया और तुर्की को चेतावनी जारी की।
इजराइल के खतरे को खत्म किया जाएगा। इजराइल ने सीधे कहा है क्योंकि वो तुर्की और सीरिया को फिलहाल अपने लिए खतरा मान रहा है और उसका कहना है कि हमारे लिए जो खतरा है हम उसे खत्म करेंगे। इजराइल के दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तुर्की सेना को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। तुर्की सेना को मौत के मुंह में कौन धकेल रहा है? एर्दोगन। ये कहा गया इजराइल की तरफ से। संसद तक इजराइल के खिलाफ बयानबाजी। इजराइल को चुनौती देने की कोशिश ना की जाए, सीधे सीधे ये एर्दोगन को बता दिया गया है। मिडिल ईस्ट का ये नया फ्रंट पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। क्या ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी से इजराइल को बचा पाएंगे या तुर्की का बारूद इस बार एक नया इतिहास लिखेगा? आज इसी पर होगी चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग का नया फ्रंट, क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? तुर्की ने सीरिया में तैनाती बढ़ाई, इजराइल से सीधे लड़ाई। नेतन्याहू के चक्कर में ट्रंप बुरे फंसे, दोस्तों से बिगड़ेंगे रिश्ते। हमास, सीरिया, तुर्की, ईरान, इजराइल से लेंगे इंतकाम। उन्नीस साल बाद आए सीरियाई नेता, पाक किसका साथ देगा? नेतन्याहू बने भस्मासुर, इजराइल का खात्मा अब नहीं दूर। अब चर्चा की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले बड़ा सवाल यह है कि क्या सीरिया पर तुर्की और इजराइल की तनातनी से अमेरिका और पाकिस्तान का सिर दर्द एक बार फिर से बढ़ने वाला है? अब कौन कौन से मेहमान चर्चा में मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोडी, रक्षा विशेषज्ञ हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही विदेश मामलों के जानकार रोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ईरान मामलों के जानकार प्रोफेसर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमान मेरे साथ हैं। सबसे पहले आप ही से मैं समझना चाहूंगी, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, की कल जो 2 फाइटर जेट्स भेजे गए थे सीरिया में हमला करने के लिए, तब तक ये कहा गया था कि तुर्की अपनी तैनाती करने वाला है, लेकिन तुर्की अब खफा होकर के दोगुना तैनाती की बात कर रहा है और उसने अपने जवानों को भेजना शुरू कर दिया है, जैसा तस्वीरों में भी नजर आया है। तो क्या सच में तुर्की इजराइल से फुल स्केल वॉर लड़ने के मूड में आ गया है? जैन, तुर्की सेना भेजना चाह रहा है और वो जो विजुअल्स हम देख रहे हैं वो शायद थोड़े पुराने हो सकते हैं, क्योंकि ये काफी समय से चल रहा था। एग्जिस्टिंग जो अंडरस्टैंडिंग है सीरिया की नई गवर्नमेंट जो 1.5 साल पुरानी है और इजराइल, इनके बीच की अंडरस्टैंडिंग है स्टेटस को, जो भी मिलिट्री पोजीशनिंग्स हैं उनमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे और कोई नई एलिमेंट, कोई नया सेना का दल, चाहे वो तुर्की का हो, ईरान का हो, वो सीरिया में परमिट नहीं होगा। ये आधिकारिक तौर पे सीरिया और इजराइल के बीच का एक पैक्ट है। इसके बावजूद तुर्की जो एम्बिशन रखता है टू रिप्लेस ईरान इन द गल्फ और इन दिस रीजन, वो ईरान की जगह पे आना चाहता है। वो मसल्स फ्लेक्स कर रहे हैं, अमेरिका से क्लोज जा रहे हैं, रशिया से S-400 लिए हैं, अब उन्हें अमेरिका से F-35 चाहिए। दे हैव वेरी बिग एम्बिशंस टू डोमिनेट द एरिया। ये सब इजराइल फोकस्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सीरिया को अपना बफर स्टेट बनाना चाहते हैं बिटवीन इजराइल एंड तुर्की, ताकि अगर इजराइल से कभी कोई हमला हो तुर्की के ऊपर, तो इजरायली हमले को सीरिया के आकाश में, सीरिया के आसमान में हैंडल किया जाएगा। इसी वजह से उनकी कोशिश है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स यहाँ पे सीरिया के अंदर डिप्लॉय करें तुर्की, और साथ के साथ कुछ एयरफोर्स के एलिमेंट्स या एयरपोर्ट्स उनके कैप्चर करें। जिस हमले की हम बात कर रहे हैं मीनाक्षी, वो एक मिलिट्री एयरबेस था जो डिसयूज था और उसको रीएक्टिवेट, ऑपरेशनलाइज करने की मंशा थी तुर्की की, ऐसा इजराइल का मानना है। और उन्हें अच्छे से पता है आईडीएफ को कि अगर एक बार कोई ऐसा एयरबेस ऑपरेशनलाइज हो जाता है तो उसको काउंटर करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल ने कैटेगरिकली बोला है कि इस हमले की सूचना तुर्की को दे दी गई थी, जो कि एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एयर असॉल्ट कर रहे हैं एक ऐसे एरिया पे जो 60-70 किलोमीटर दूर है तुर्की से, एनिमी नेशन से।
तो तुर्की के रेडार्स को ये नहीं पता चल सकता कि ये जो असॉल्ट आ रही है इजराइल की तरफ से, ये 60 किलोमीटर पहले ही इस एयरबेस को हिट करेगी या तुर्की के आईबी को, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर जाएगी, कि जिसमें कुछ क्षण या मिनट लगेंगे। इसलिए ये फ्लैश पॉइंट हो सकता था, तुर्की इस पे रिटेलिएटरी स्ट्राइक लॉन्च कर सकता था। लेकिन इसको उसके लिए तो अवॉइड टाइम करने के चाहिए ना, जितने टाइम पहले उनकी तरफ से बताया गया होगा उतने टाइम में तो तैयारी भी नहीं कर पाया होगा सीरिया। ये बहुत बहुत वाइटल पॉइंट है, क्योंकि टाइमलाइन इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किए हैं, बट उन्होंने बोला है कि हमने डिक्लेयर किया था कि हम असॉल्ट इस टारगेट को टेक डाउन करने जा रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशंस एंड वो डिटेल्स नहीं। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि अगर ये बिफोर टाइम नहीं बताया जाएगा, लास्ट मोमेंट पे बोला और अटैक कर दिया, फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है, सीधा सीधा काउंटर अटैक्स लॉन्च हो जाते हैं। क्योंकि अगर कोई तो आपके इसमें एयर स्पेस में जाता है, एयरबेस पर निशाना साधता है और उसके पहले अगर 10, 5, 25 मिनट पहले बता देता है तो ये बहुत कम टाइम होता है और अटैक करने के लिए दोबारा से उन्हें भी कहीं ना कहीं उस वक्त की आवश्यकता होती है। लेकिन लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढी जी, अब ईरान तो हर तरफ कहीं ना कहीं नजर आ रहा था, लेकिन अब ईरान कहीं पीछे छूट गया और इजराइल फिर से एक बार हमास, हूती, हिजबुल्ला, उसके बाद सीरिया, ईरान, हर जगह नजर आने लगा है। इजराइल को क्या इन तमाम देशों से खतरा है? जय हिंद मीनाक्षी जी। जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है कि अगर इंसान सबके साथ ही लड़ना शुरू कर दे तो अंत में उसी का सर्वनाश होता है। यही चीज इजराइल के साथ हो रही है। हाँ, 2015 से पहले इजराइल की सेना बहुत ताकतवर थी। जितने वहां के अरब देश थे वो आर्थिक और सैनिक तौर पे बहुत कमजोर थे, लेकिन सब कुछ बदल चुका है पिछले 2 दशकों में। वहां के जितने अरब देश हैं वो आर्थिक और सैनिक तौर पे मजबूत हो गए हैं। और इजराइल जिसने 2 बड़े रक्षा सुधार किए, एक था 2015 में गिडियोन मल्टी ईयर प्लान जिसे कहते हैं, और दूसरा 2020 में जिसे नूफा डिफेंस रिफॉर्म कहते हैं। ये दोनों रक्षा सुधारों ने इजरायली सेना की जो ताकत थी उसमें बहुत कटौती कर दी है। और ऊपर से अब इजराइल सब पे वार कर रहा है, कभी गाजा पट्टी पे, कभी लेबनान पे, कभी ईरान पे, अब सीरिया पे। देखिए मीनाक्षी जी, इसका अंत तो साफ है। इजराइल के 2 टुकड़े होने हैं, फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरना है, और कुछ सालों में हम फिर आपके चैनल पे, आपके शो पे इस विषय पे डिस्कस करे होंगे किस तरह फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभर गया और इजराइल ने अपनी भारी गलतियों की वजह से अपने देश का बंटवारा कर दिया है। देखिए, जहां तक सीरिया और इजराइल की बात है, इनका 76 किलोमीटर का लंबा बॉर्डर है और 1967 वॉर से लगातार इजराइल ने 1200 वर्ग किलोमीटर गोलन हाइट्स पे अवैध कब्जा किया हुआ है, जो सीरिया का हिस्सा है। और ये चीज यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन 242 जो 1967 में पास हुई थी, वो साफ कहती है कि इजराइल ने गोलन हाइट्स पे अवैध कब्जा किया है। अब वहां पे वो सीरिया के अंदर एक हवाई अड्डे पे हमला कर रहा है। क्या सीरिया चुप बैठेगा? क्या तुर्की चुप बैठेगा? बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। तो ये जो इजराइल कर रहा है, ये अपने लिए आत्मघाती कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि इसके पीछे कारण एक ही है। नेतन्याहू को पता है कि उसकी हार अक्टूबर के इलेक्शन में निश्चित है। उससे पहले वो अपने देश के अंदर एक झूठा राष्ट्रवाद जगाना चाहता है, अपने देशवासियों को बताना चाहता है मेरा देश खतरे में है। देखिए, इजराइल के नागरिक भी अब अक्लमंद हो गए, वो भी थक गए हैं इजराइल की हर लड़ाई के साथ। जितने ओपिनियन पोल आ रहे हैं इजराइल से, जो इजराइल के विख्यात तो इजराइल में, लेकिन सर ये भी तो देखना होगा ना कि सारे बाकी देश एक भी ही थमे आंकड़े कहाँ दे हैं रहे हैं कि हिजबुल्लाह नेतन्याहू की का तरफ हारना से। तय है। सर ये भी तो देखना होगा कि बाकी देश थमे कहाँ हैं। उत्तरी इजराइल और दक्षिणी लेबनान की अगर दूरी की बात की जाती है तो 35 से 40 किलोमीटर की सीमा। अब वो उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार हमला करते रहता है, दक्षिणी लेबनान पर इसलिए वो हमला करते रहते हैं। अगर इजराइल किसी तरीके से हमले करना बंद कर दे तो इसकी क्या गारंटी है कि कल के दिन हिजबुल्लाह भी हमले करना बंद कर देगा? देखिए, अब मीनाक्षी जी, हमें इस सिचुएशन को समझने के लिए 4 ऑफिशियल किताबें पढ़नी जरूरी या डॉक्यूमेंट पढ़ने जरूरी हैं। हम में से अधिकतर जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, खास करके मैं इंडिया में, वो 2 गलत धारणाओं पे विश्लेषण करते हैं। पहला, वो सोचते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा जो है वो 2 धर्मों की लड़ाई है, इस्लाम और यहूदी। ये गलत है, ये एक जमीन के टुकड़े की लड़ाई है। और दूसरा, अधिकतर भारत के विश्लेषक सोचते हैं क्योंकि फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है या टेरिटरी है, तो सारी गलती इन मुसलमानों की है, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो, चाहे फिलिस्तीन हो। ऐसा नहीं है। देखिए, जो 4 ऑफिशियल दस्तावेज पढ़ने हर दर्शक के लिए जरूरी हैं,
जो कि आपके प्रश्न का उत्तर है। पहला है मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस 1915 का, दूसरा है साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट 1916 का, तीसरा है बालफूर डिक्लेरेशन 1917 का, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन 181/2 29 नवंबर 1947 का। जब दर्शक ये 4 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये फिलिस्तीन का मुद्दा क्या है। और जहां तक हिजबुल्लाह की बात है, हूती की बात है, हमस की बात है, जिस दिन 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, जिस दिन फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में उभरेगा, वहां पे शांति आ जाएगी। अन्यथा शांति नहीं आएगी। कभी सीरिया के साथ युद्ध, कभी यहाँ युद्ध, कभी वहां युद्ध में। इसके एक और पीछे मिनट की वजह भी तो यही है ना कि इजराइल अगर यहूदी राष्ट्र है तो हर मुस्लिम राष्ट्र तो उससे भिड़ना चाहता है, लड़ना चाहता है, रोहित शर्मा जी। इसलिए भी ये मुस्लिम ब्रदरहुड और इसके साथ साथ वर्सेस यहूदी की लड़ाई नजर आती है। बहरहाल तुर्की कल तक कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन आज वो अगर वहां पर तैनाती करना चाहता है तो क्या वो नहीं चाहता है कि एक फिर से इस्लामिक नेटो जो वो गढ़ने की कोशिश कर रहा है उसका राजा वो बन जाए, उसका सरताज वो बन जाए, इसलिए सीरिया को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है? मेरे बड़े भाई लेफ्टिनेंट जनरल सोबी साहब, मैं इनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ व्यू रखता हूँ। ये अगर धर्म की लड़ाई नहीं है, रिलीजन की नहीं है, तो और किस चीज की? ये 1948 में ही इन्होंने बोला था इजरायलीज ने कि भाई आप अपना अलग पैलेस्टीन बना लो, हमें ये बीच का हिस्सा दे दो, हम यहाँ बना लेंगे। अच्छा, जमीन किसकी थी? ब्रिटेन की। आपकी इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों जमीन भी ब्रिटेन की थी। क्या पार्टीशन में कोई कुछ बोल पाया? इंडियन या पाकिस्तानी कोई कुछ बोल पाया? उन्होंने अपने हिसाब से किया। तो आप इंडिया को इंडिया में नहीं बोल पाए, लेकिन फिलिस्तीन को राइट है क्योंकि जमीन उनकी थी। तो इंडिया भी हमारा था। तो पार्टीशन कैसे हो गया? बिकॉज ब्रिटेन ओन द लैंड, बोथ द साइड्स। तो उनकी चली और ब्रिटेन ने दे दी। ब्रिटेन से पहले ऑटोमन एम्पायर की थी, फिलिस्तीन यहाँ कभी था नहीं। फिलिस्तीन एक जमाने में जब कॉन्सेप्ट आया वो रोमन कॉन्सेप्ट, रोमन्स का, उस समय इस्लामी नहीं था। तो फिलिस्तीन को कहा 48 में बोला कि आप अपनी ले लो, वेस्ट बैंक आपको चाहिए, गाजा आपको चाहिए, आप ले लो, बाकी का बीच का हिस्सा हमें दे दो। किसने मना किया? फिलिस्तीनियों ने। उसके बाद इजराइल ने बोला कि नहीं, चलो आप सारे के सारे हमारी नेशनलिटी ले लो। किसने मना किया? फिलिस्तीनियों ने। तो 2 स्टेट सॉल्यूशन मना कौन कर रहा था पहले दिन से? फिलिस्तीनी कर रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज, ये फिलिस्तीनियों की लड़ाई इजिप्ट से क्यों नहीं होती? ये बाकी सब की लड़ाई इराक से क्यों नहीं होती, सीरिया से क्यों नहीं होती? ये सारे 67 वॉर में क्या हुआ? 12 अरब कंट्री इकट्ठे टूट के पड़े थे इजराइल। तो ये कोई रिलीजन की लड़ाई नहीं है, मैं नहीं मानता इसको। और 12 अरब कंट्री टूटे थे तो क्या हो गया था? सारे हारे थे 2 घंटे में, 2 आवर्स में घंटे घुटने टेके थे इन्होंने, सऊदी अरेबिया ने और दूसरों ने। तो 6 दिन की लड़ाई हुई थी 67, 6 दिन में सब सरेंडर कर गए थे। उसके बाद यौम किपर वॉर हुई 73, क्या हुआ? सरेंडर, सबका सरेंडर लाइन से। तो अगर ये इजराइल से लड़ना चाह रहे हैं तो इजराइल छोड़ेगा नहीं। अच्छा, अगर टर्की वहां पे गेम खेल रहा है, तुर्की जैसे बोलते हैं आजकल, वहां पे गेम खेल रहा है, चलिए सीरिया में घुस रहा है और से इजराइल से लड़ रहा है, और टर्की का यहाँ पाकिस्तान से क्या लेना देना? पिछले 60 घंटों में कितने प्लेन आए वहां पे? पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट आए हैं, और आकर के नूर खान एयरबेस हो, कराची एयरबेस हो, सब हर जगह आकर के ये लोग ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं, सर्वेलेंस इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं 60 आवर्स इन द लास्ट। क्या चाहते हैं ये? अच्छा, इन्होंने एक अलायंस बनाया, सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान। ये अलायंस किसके खिलाफ है? ईरान के खिलाफ है। मना कर रहे हैं सबके सब, नहीं है तो इजराइल के खिलाफ है। तो इजराइल को राइट टू रेस्पॉन्ड भी नहीं है क्या? ये इजराइल जो है, इजराइल इतनी दूर जाकर के अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है। इजराइल हैज द बैकिंग ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। आके दिखा दो अगर तुम्हारी औकात है तो। मारा ना, कल मारा ना, लेट इजराइल लेट तुर्की रिस्पॉन्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गोलन हाइट्स इज अ पास्ट, गोलन हाइट्स, वेस्ट बैंक सब पास्ट है। हाँ, अब तो लेबनान में लितानी रिवर पे खड़ा है वो, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है।
इसराइल से लड़ना आसान काम होता तो इतना बड़ा मैं और आप टीवी पर डिस्कस नहीं कर रहे होते। अच्छा ठीक है, अगर ये इस्लामिक नेटो अगर बन भी रहा है तो इसमें धीरे धीरे करके कुछ कुछ देशों को घसीटा जा रहा है। अब तुर्की भले ही प्रयास कर रहा है कि सीरिया को वो लेकर के जाए, लेकिन क्या ईरान उसका पार्ट बनना चाहेगा? प्रोफेसर मनोज कुमार, आवश्यकता तो ईरान को सबसे ज्यादा है, लेकिन जब मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आई तो कोई देश नहीं आया। देखिए मीनाक्षी जी, बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए ये जो लड़ाई है ये बेसिकली कोई रिसोर्स की लड़ाई नहीं है, ये सिविलाइजेशनल क्लैश है। और वहां पे इजराइल को अगर टिके रहना है तो उसे लड़ते रहना पड़ेगा। इसे हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मूल जड़ है वो सिविलाइजेशनल क्लैश है और वो रहेगा। और इजराइल को ये पता है कि जब तक वो लड़ेगा नहीं तब तक वो शायद वहां बच नहीं सकता। और इतिहास रहा है कि जब जब लड़ाई में इजराइल डायरेक्ट शामिल हुआ है उसने अपने एरिया का भी विस्तार किया है और बफर जोन भी बनाया है। अगर हम पिछला इतिहास उठा के देख ले, चाहे वो फिलिस्तीन का हो या लेबनान का हो या अभी जिस तरीके से सीरिया पे जो कल इसने अटैक किया है, वो बेसिकली उसका ऑफेंसिव डिफेंस है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर सैनिक रूप से अगर देखा जाए तो हमें अगर आभास हो जाए कि हमारे लिए फ्यूचर में खतरा बन सकता है, तो अगर ये देश अपने नेशनल सॉवरेनिटी और सुरक्षा के लिए कदम उठाता है तो मुझे लगता है कि ये उसका बहुत ही उचित कदम था और सही समय पे बिल्कुल एक फ्लैश पॉइंट दिया है पूरे खास करके मिडिल ईस्ट के देशों को। अब रही बात टर्की की, तो आप समझिए आज वहां पे इजराइल से सबको समस्या है, वो चाहे ईरान हो, सऊदी हो, तुर्की हो, कतर हो, ये जितने जो देश हैं ये सबका मोटिव क्या है, एजेंडा क्या है, और इजराइल इस चीज को भली भांति जानता है। और नो डाउट अमेरिका की एक मजबूरी है कि वो इन सब के साथ, चूंकि उसके बिजनेस और ट्रेड डील है, और आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ग्लोबलाइजेशन को बढ़ा के जिस तरीके से अमेरिका ने इन देशों को एक तरीके से जो इकोनॉमिक और मॉडर्नाइजेशन का जो ड्रीम दिखाया, लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो रेडिकलाइजेशन है वो आज भी समाप्त नहीं हो रहा। और शायद यही कारण है कि वो इजराइल पे अटैक कर रहे हैं। और मैं जो मेरी जो समझ बन रही है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से, अगर हम इसको देखें तो मुझे लगता है कि नेतन्याहू ठीक है, इलेक्शन मोड में है, लेकिन अगर वहां की वस्तु स्थिति आप देखिएगा तो आप समझ सकते हैं कि जब भी वहां पे इस तरीके की क्राइसिस होती है तो पूरा नेशन यूनाइट खड़ा हो जाता है, चाहे वहां पे किसी की भी सरकार है। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थिति बनी है, क्रिएट किया गया है, और ईरान इसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से जब से स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसकी पकड़ ढीली हुई है पिछले 3-4 दिनों में, उसके बाद से एक नया फ्लैश पॉइंट क्रिएट किया गया है ताकि इजराइल को किसी तरीके से इंगेज किया जाए सीरिया के माध्यम से। अगर और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए तुर्की नो डाउट नाटो का देश है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है अगर डायरेक्ट इजराइल को तुर्की पे अटैक करना पड़ता है तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि नाटो देश भी कहीं ना कहीं तुर्की से किनारा करेंगे, क्योंकि एक चीज को हमें समझना हो कि वो लड़ाई किस चीज के लिए है वहां पे। तो ये जो स्थिति है आज के डेट में बहुत ही एक तरीके से टेक्निकल रूप से, आर्थिक रूप से और खास करके सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जैसा कि आपने कहा कि क्या ये आने वाले समय में जिस तरीके से तुर्की के साथ सीधे जाकर के इजराइल या इजराइल के साथ तुर्की जाकर के भिड़ जाता है तो उसके बाद नेटो का क्या होगा? ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, अमेरिका वैसे भी अभी किसी पक्ष में खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है, अमेरिका के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तुर्की पर हमला यानी कि नेटो देशों पर हमला जिसमें अमेरिका भी एक हिस्सा है, अमेरिका पीछे हटेगा या साथ निभाएगा? फिर जब तक ट्रंप है तब तक तो कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, लेकिन ट्रंप के बाद स्थिति बदलेगी। लेकिन जब तक ट्रंप है तो आपको, आपके दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि F-35 दो देशों को जो एक दूसरे को एग्जिस्ट नहीं करते देखना चाहते हैं उसको बेचने की कवायद की थी किन्हीं डोमेस्टिक प्रेशर में, और विद इन 48 आवर्स उससे विड्रॉ कर लिया। जबकि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली तुर्की को शायद प्रॉमिस किया था कि वी विल कंसीडर गिविंग यू F-35 सबसे एडवांस फाइटर्स। क्यों विड्रॉ किया? उसका एक टेक्निकल कारण दे दिया। वहां पे एक रूल है कि अगर कोई भी देश किसी एनिमी वेपन सिस्टम को यूज कर रहा है, जो कि तुर्की S-400 रशिया से खरीद कर यूज कर रहा है, तो हम उसको अपना एडवांस सिस्टम्स नहीं बेचेंगे। और इस वजह से विद इन 48 आवर्स ये ऑफर विड्रॉ कर लिया गया था। रीजन एक्चुअली कुछ और था। इजराइल ने डायरेक्टली बोला था कि F-35 हम यूज करते हैं तो तुर्की के उसे ना दिया जाए। ये बैकडोर डिप्लोमेसी चलती रहती है, नथिंग मेजर अबाउट इट। अमेरिका को कोई डाउट में ना रहे कि जब तक अमेरिका रहेगा इजराइल सरवाइव करेगा, जब तक ट्रंप रहेंगे इजराइल अपना बफर जोन बड़ा करता रहेगा। सरफेस लेवल पे कुछ भी बातें हो सकती हैं, बीच में कभी उनको डांट पड़ेगी, कभी उनको बोला जाएगा आप येलो लाइन तक चले जाओ। फैक्ट ये है कि वो लितानी के आगे हैं, येलो लाइन से आगे हैं। तो गाजा और लेबनान दोनों में उन्होंने अच्छा खासा बफर, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रेटर इजराइल जो उनकी परिकल्पना है। कुछ और चीजें जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप 1 मिनट में 30 सेकंड में मैं बताता हूँ। इस वक्त जो सीरियन प्रेसिडेंट हैं वो अल कायदा के मेंबर थे,
अल कायदा, 9/11 एंड डूम्स डे फॉर अमेरिका। आप देखिए चीजें कैसे बदलती हैं। अल कायदा का एक मेंबर आज की तारीख में अमेरिका द्वारा सपोर्टेड गवर्नमेंट का हेड है सीरिया में। इनको अमेरिकन फोर्सेस ने इराक में कैप्चर किया था। ही वाज इन जेल विद अमेरिका। उसके बाद उनको कॉम्प्रोमाइज करके डबल एजेंट वापस सेट इन किया गया सिस्टम में। देयर आर थिंग्स व्हिच द वर्ल्ड विल नेवर गेट टू नो, मीनाक्षी, एंड टुडे दैट गाय इज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया, और ही वाज द फर्स्ट, वो पहले राष्ट्रपति हैं सीरिया के जिसने व्हाइट हाउस में एंट्री मारी थी पिछले साल नवंबर में। तो दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स गेम्स ऑफ चेस, जिसको आम दुनिया जो सरफेस लेवल पे हम डिस्कशन करते हैं शायद इधर से उधर से कुछ, तो इट डजंट सर्व एनी पर्पस। इट्स मच डीपर कि हु इज दिस गाय प्लेइंग विद। क्यों उसको अमेरिका ने आज से कुछ वर्षों पहले वापस रीइंपोज किया था और उसके बाद उसको ऊपर जाके अलकायदा से निकाला, अलग एक एजेंसी बनाई। 10-10, 20-20 साल के इंटेलिजेंस के, काउंटर इंटेलिजेंस के प्लान्स होते हैं, CIA के हों, मोसाद के हों, KGB के हों, हमारे देश में भी कुछ ऐसा होता है। तो इस तरह की प्लांटिंग होती है और उसके बाद चीजों को कंट्रोल किया जाता है। तो अभी की तारीख में सीरिया इज नॉट गोइंग टू गो टर्की वे। टर्की कितनी भी कोशिश कर ले, और आप इजरायली हमले टर्की की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ नाटो पे हमला नहीं होगा, वो तो मक्का डिफेंस पैक्ट पे भी हमला होगा। तो अब क्या करेंगे? पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्की मिलकर लड़ेंगे इजराइल से, या नाटो विदाउट अमेरिका? बिकॉज अमेरिका इज नॉट गोइंग टू फाइट अगेंस्ट इजराइल। उनके सारे सिस्टम्स एक साथ कॉमन है। वो टेक्निक 16 एक उनकी नेटवर्क वॉर की तरीके होते हैं। उनका सारा वॉर गेमिंग का एक्सरसाइज कॉमन है। 80% चीजें एक दूसरे से साझा करते हैं। अमेरिका किसी भी कंडीशन में, जब तक ट्रंप है और आने वाले कुछ में भी एक दशकों के लिए, इजराइल से लड़ाई नहीं करेगा। तो इजराइल अगर तुर्की पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करता है कि आप सीरिया में नहीं घुस सकते हैं, अगर कोशिश करेंगे तो हम आपको आपके देश में मारेंगे, तो नाटो इज नॉट गोइंग टू फाइट करने को बचा कौन? मक्का डिफेंस पैक्ट। और उसके लिए अपनी कुछ एसेट्स को पाकिस्तान में रख दे तुर्की, ये सोच के कि पाकिस्तान की तरफ से भी हम प्रेशर डलवाएंगे, या उनका कोई क्लैंडस्टाइन तरीका है इंडिया के अगेंस्ट। क्योंकि ये जो अभी शर्मा साहब ने बड़ी सही बात बताई कि 60 आवर्स में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो बड़े कंसर्निंग डेवलपमेंट्स है इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी चूंकि आपका मुद्दा सीरिया और इजराइल और तुर्की है तो उसी पे रहते हैं। तो आप इस बात से हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये भी तो देखना होगा ना, भले ही इजराइल सर एक लंबे वक्त से वॉर में बना हुआ है, लेकिन अभी भी वो कई वॉर लड़ने के लिए तैयार नजर आता है। लेकिन तुर्की की स्थिति क्या, कर्नल जयसूरी, अभी ऐसी नजर आती है कि वो किसी भी वॉर में घुस जाएगा, लड़ जाएगा और जीत जाएगा। तो इकोनॉमी तो पूरी तरीके से तुर्की की बर्बाद। देखिए मीनाक्षी जी, तुर्की अगले कुछ समय तक कोई युद्ध में नहीं घुसेगा, क्योंकि इजराइल ने अपने ही चुंगल में जिस तरह से फंसा हुआ उसी के लिए मुसीबत हो रही है। 4 जून को इस साल अमेरिका में प्यू रिसर्च ने ओपिनियन पोल किया, जिसमें यह आंकड़े निकल के आए कि 73% अमेरिकी नागरिक जो जेनजी हैं वो इजराइल के खिलाफ हैं। आज की तारीख में कई रिपब्लिकन सांसद हैं जो कि इजराइल के खिलाफ हो चुके हैं। ठीक है, यहूदियों के पास पैसा है, कितनी देर तक पैसे की चमक चलती है? जब सत्ता छोड़ने की बारी आती है या कुर्सी डगमगाने लगती है तो पैसा भी नहीं काम आता है मीनाक्षी जी। और जहां तक भारत की बात है, भारत ने आज तक ना हमास को, ना हुती को, ना हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर किया है। भारत तो 1948 से आज तक कहता है कि भाई 2 स्टेट सोल्यूशन ही वहां पे शांति होगा। लेकिन प्रॉब्लम जो मीनाक्षी जी मैंने शुरू में अपने स्टेटमेंट में कही, हमारे अधिकतर विश्लेषक लोगों ने ना साइक्स पाइकॉट एग्रीमेंट पढ़ा है, ना मैकमोहन हुसैन करस्पॉन्डेंस पढ़ा है, ना उन्होंने बाल्फूर डिक्लेरेशन पढ़ा है। बस वो इसी उस पे है कि ये सिविलाइजेशन की लड़ाई है, वो मुसलमान है, वो यहूदी है, उसके साथ तो कोई लेना देना ही नहीं है। सर, जिन आप डॉक्यूमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन ये जो करंट सिचुएशन बनी हुई है, करंट सिनेरियोज बने हुए हैं, उनका क्या? उसको कैसे देखा जाए? क्यों नहीं कोई ईरान के साथ आकर के खड़ा हुआ? क्यों आखिरकार आवश्यकता पड़ गई तुर्की को पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ एक इस्लामिक संगठन बनाने की? और ये बात तो खैर एक लंबे वक्त से चल रही थी कि हम एक संगठन बनाएंगे 57 देशों का, और इसकी शुरुआत भी तुर्की की तरफ से की गई थी। अब अचानक से क्यों इन्हें याद आ जाता है? मीनाक्षी जी, क्योंकि ये जो संगठन बना है जिसे अनऑफिशियल इस्लामिक नाटो के नाम से जाना जा रहा है, जो मक्का पैक्ट है, ये 2 देशों के खिलाफ बना है। मैंने इस पे लेख भी लिखा है पिछले साल, और वो जिन 2 देशों के खिलाफ बना है वो है इजराइल और भारत। बिल्कुल। ये जो मक्का एग्रीमेंट है, इसमें तो अभी कुछ हफ्ते में बांग्लादेश भी ज्वाइन करने वाला है, मिस्र ज्वाइन करने वाला है। मैंने तो इसकी आहट तो पिछले साल ही अपने लेख में दे दी थी, लेकिन तब कई लोग हंसे थे जी ऐसे हो ही नहीं सकता है।
देखिए ये जो पूरा समीकरण तो बन सर रहा इनके है, लिए ये दो इंडिया और देशों के इजराइल, ऊपर। इसके लिए जो ये इस्लामिक, ठीक है, सो कॉल कह सकते हैं, अनऑफिशियल कह सकते हैं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके लिए इंडिया और इजराइल ही क्यों सबसे पहले आता है? या अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे, या यूरोप के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे, या अफ्रीका के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हो रहे? और भी तो सभ्यताएं हैं। वाई इंडिया एंड वाई इजराइल ओनली? आपका प्रश्न अच्छा है। इजराइल और इंडिया का कारण यह है, इजराइल के अगेंस्ट है टू स्टेट सोल्यूशन के लिए, फिलिस्तीन के लिए। आज अगर इजराइल मान जाए, वहां पे शांति आ जाएगी। देखिए इजराइल कभी भी टू स्टेट सोल्यूशन के लिए तैयार नहीं था, ये गलत बोला जा रहा है। अगर कोई पढ़ेगा उसमें साफ लिखा है 14 मई 1948 को इजराइल ने यूनिलैटरल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया, उसने खुद एक पक्षीय आजादी डिक्लेयर की। जबकि जो संयुक्त राष्ट्र का रेजोल्यूशन था 181/2 1947 का, उसने बोला था कि वहां पे टू स्टेट बनेंगे। तो ये गलत बात है, इजराइल ने खुद डिक्लेयर की। और इस पे हैना ब्रेडेंट, जो कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका थी, उन्होंने 14 मई 1948 को लिखा था, आज इजराइल ने जो किया भारी भूल की है, मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं आएगी। आप देखिए 1948 से लेकर आज तक 78 जंग हो रखी है मिडिल ईस्ट में, और ना ही ये जंग खत्म होगी। जहां तक भारत के खिलाफ है जो आपका प्रश्न है, वो जो मुद्दा है वो है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि पाकिस्तान ने इन कई इस्लामिक देशों को कन्विंस कर दिया है। और यही कारण है कि ये जो इस्लामिक नाटो है, इनका पहला जो मुद्दा होगा, जो पहला इनका वार होगा, वो इजराइल पे टू स्टेट सोल्यूशन के लिए होगा। तो ये जैसे हम अमेरिका के लिए कहते हैं कि अमेरिका को चौधरी क्यों बनना है, उसे क्यों ये तय करना है कि ईरान में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है, तो यही हर मुस्लिम देश पर लागू होता है कि उन्हें चौधरी क्यों बनना है। उन्हें अगर फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे में घुसना है तो फिर यूएन को क्या लेना देना? यूएन क्यों बना हुआ है? वहां पर जाकर उन्हें सॉल्यूशन निकालना चाहिए। फिलिस्तीन को उनकी जगह दी गई थी। इजराइल की तरफ से हमले किसी ने करने शुरू किए, इजराइल ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रोहित शर्मा जी, ये खैर बहुत इतिहास में मैं चली जाऊंगी, लेकिन फिर से एक बार आप सभी का ध्यान करंट सिचुएशन की तरफ लेकर के आती हूँ। वही तैयारी जो ईरान के साथ थी इजराइल की, क्या वही तैयारी इजराइल की तुर्की के साथ और सीरिया के साथ देखने को मिलेगी अकेले, जब अमेरिका नहीं खड़ा है? एक चीज तो ये कि हाँ, इजराइल बना कैसे था? इजराइल इंडिया की कास्टिंग वोट से बनी थी, और इंडिया उस समय यूएन का मेंबर नहीं था, इंडिपेंडेंट ही नहीं था कि यूएन का मेंबर कैसे होगा। लेकिन ब्रिटेन ने बोला कि यस, इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हम करने वाले, इसकी कास्टिंग वोट डलवा दो, तब बना था इजराइल। दूसरी चीज, 1948 में ये प्रपोजल दिया गया था कि आप फिलिस्तीन के लैंड अपनी ले लो, हमें ये बीच का जो मार्शी लैंड है, खाली जगह है, ये हमें दे दो। ये प्रपोजल था, कागजों पे है। अब जितने भी उनके एग्रीमेंट्स हैं आप पढ़ लीजिए। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी आप ही के चैनल पे एक जनाब मुझसे पूछ रहे थे उसका क्लॉज 11 क्या है। मैंने उनको बोला भाई साहब क्लॉज 11 जो है ना आप पढ़िए, वो क्लॉज खत्म हो चुका। अब हम उस ट्रीटी को मानते ही नहीं, आप पूरी ट्रीटी को 15 पर पढ़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो जितने क्लॉज हैं हार्डली मैटर्स। सोडी सर बोल रहे थे कि पैसा कितने दिन चलेगा। सर 80 साल तो मैंने देख लिया चलता हुआ, अब कितने साल और चलेगा आई हैव नो आइडिया। ये आइडिया किसी के पास नहीं है। पैसा ही चलता है सब, और पैसा ही हथियार खरीद सकता है, पैसा ही आपके लिए आदमी ला सकता है, पैसा ही लड़वा सकता है। हाँ एक चीज है, टर्की जो है नेटो का पार्ट, और नेटो का क्लॉज को आप पढ़े तो अगर आप यूरोपियन लैंड पे किसी नॉन नेटो कंट्री यूरोपियन लैंड पे किसी नेटो कंट्री पे अटैक करता है, तब नेटो आएगा बीच में। सीरिया तो यूरोपियन लैंड ही नहीं है, ना नेटो एलाई है, वो सीरिया में टर्की को मार रहा है, तो नेटो आता ही नहीं इसमें, राइट। ये क्लॉज 1945 का है, जब कॉलोनीज अफ्रीका में और एशिया में आपस में लड़ रही थी इनका यूरोपियन कंट्रीज की, तब नेटो आया था कि आपकी कॉलोनीज अगर लड़ रही हैं आपस में अफ्रीका में, तो नेटो बीच में नहीं जाएगा। आज वो क्लॉज बड़ा सटीक फिट होता है। यहाँ पे सीरिया में बैठे हो, सीरिया नेटो कंट्री नहीं है, तुर्की की फोर्सेस पे अटैक हो रहा है, वो नॉन नेटो और नॉन यूरोपियन लैंड पे हो रहा है, तो आइए वो मारता चला जाएगा। उसने भी नेटो पे अटैक नहीं किया। इसी सीरिया के प्लेन गिरा दिए थे रशिया ने, इसने क्या कर दी, ये सॉरी सीरिया नहीं, टर्की, इसी टर्की के प्लेन गिरा दिए थे। क्या कर लिया उसने? एक बात समझने की है कि तुर्की जो उछल रहा है ना आज, वो इंडिया के खिलाफ हो या किसी और के खिलाफ हो, बहुत ज्यादा दिन नहीं चलेगा। इजराइल इज अ माइट,
इसराइल के पास 50 से 60 न्यूक्लियर वेपन्स है, तुर्की के पास नहीं। तुर्की के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो अमेरिकन है, उनके कोड्स अमेरिका के हाथ। तो इसराइल के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके कोड नेतन्याहू, वो जिस दिन नोट करेगा उस दिन यूज करेगा। तुर्की यूज करके दिखा दे, नहीं कर सकता। इसराइल पावरफुल है और इसराइल को अमेरिका डिनाई नहीं कर सकता। ये तुर्की की क्या हैसियत, इकोनॉमी टूटी हुई है, तुम्हारे पास फाइटिंग फोर्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, और इसराइल का जब मूड करेगा वो अंकारा पे अटैक कर देगा, वो कर देगा और नेटो बीच में नहीं घुस पाएगी। अभी हमने देखा ना, क्या ईरान वॉर पे नेटो आई थी? तो नेटो तो वैसे ही टूटती फोर्स दिख रही है हमें। ये दम पे उछल रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। क्लॉजेस सबके सामने हैं। आप हिस्ट्री पढ़िए ना इसराइल की, हिस्ट्री में ही लिखा है कि इन्होंने बोला कि आप अलग ले लो अपना लैंड, हमें अलग दे दो, नहीं उन्होंने माना। ये फिलिस्तीनियंस को ये लगता है कि हम क्योंकि वी हैव अ मेजॉरिटी इन नियर बाय अस, सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, तो हम जाकर के अंदर घुस के कुछ भी कर लेंगे। बॉस नहीं कर पाओगे। 80 साल में आप उसका बाल बांका नहीं कर पाए हो। नहीं, इतने सालों में नहीं कर पाए, अब आगे भी वैसी सिचुएशन बने रहने वाली है। क्योंकि प्रोफेसर मनोज कुमार, अब कोई भी आकर के अगर ईरान के साथ खड़ा नहीं हुआ तो ऐसा तो नहीं कि ईरान किसी के साथ जाकर के खड़ा नहीं होगा। सीरिया हो, तुर्की हो, आवश्यकता पड़ेगी तो जाकर के खड़े होंगे। हालांकि अपने यहाँ ही मसले बहुत देखिए मीनाक्षी जी, ईरान की स्थिति आर्थिक रूप से बहुत खराब हो चुकी है आज के डेट में। अगर हम आज की घटना को देखें और जिस तरीके से पिछले 5.5-6 महीने में ईरान ने अपने आप को 37 साल में जो तैयारी कर रखी, तो शायद वो कहीं ना कहीं असफल होते हुए दिख रहा है। उसके ऊपर जिस तरीके से सैंक्शन लगे थे, और हम सब जानते हैं कि तुर्की हमेशा से उस बेल्ट में अपने आप को एक खलीफा के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता था। और शायद ये भी एक कारण है कि इजराइल से लड़ते हुए दिखना चाहते हैं पूरे उस जो खास करके जो मुस्लिम वर्ल्ड है, और उसमें ईरान कहीं ना कहीं एक तरीके से जो कमजोर स्थिति हुआ उसी का फायदा उठाने के लिए बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जो उसका जो सीरिया का जो लोकेशन है जहाँ पे ये लैंड करने का जो प्रयास किया, जहाँ पे आर्मी बेस बनाना चाहते हैं, जहाँ पे सैन्य अपना एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो लगभग 70-75 किलोमीटर की दूरी पे, और वो मेडिटेरियन सी के भी नजदीक है, जहाँ से वो साइप्रस और ग्रीस को भी कंट्रोल करने का प्रयास कर सकता था। और शायद इसीलिए इसी को इजराइल ने बिल्कुल एक अपने सुरक्षा दृष्टिकोण से मानते हुए उसके ऊपर अटैक किया। तो ये आप समझ सकती हैं, क्योंकि इजराइल का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वो सीरिया के किसी भी संभावित जो सैन्य खतरे हैं या उसका जो एक्सरसाइजिंग है वहां पे, या तुर्की का जो विस्तारवादी जो नीति है खास करके साउथ रीजन में, वो उसकी मौजूदगी को कहीं से बर्दाश्त नहीं करने वाला है, चाहे उसके लिए उसको कुछ भी करना पड़े। और सीरिया और तुर्की से संप्रभुता का उल्लंघन की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इजराइल का हिस्ट्री क्या रहा है। वो बहुत ज्यादा बातचीत और कम्युनिकेशन पे विश्वास नहीं रखता है। अगर आप उसके इतिहास को देख लीजिए, और अभी जैसे सोडी साहब जो बता रहे थे, देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एमओयू बहुत होते हैं, बहुत सारे मेमोरेंडम होते हैं, लेकिन जो रियलिज्म है उसी के आधार पे सारे देश आज की डेट में एक्ट कर रहे हैं। अगर हम थ्योरेटिकल अगर एस्पेक्ट की बात करें तो पूरा वर्ल्ड अगर देख लिए तो यूएनओ के हिसाब से तो कहीं पे कोई किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब आप देख लीजिए, चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो या चाहे जिस तरीके से इजराइल और ईरान का क्राइसिस हो, तो इसमें हर जगह पैक्ट है। लेकिन आज जहां नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है, जहां अपने लोगों की सुरक्षा की बात आती है, वहां पे सारे देश एक दूसरे पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस 21st सेंचुरी में एक बड़ा ही एक तरीके से आप समझ सकती हैं कि एक हम ये कह सकते हैं कि आज के डेट में कहीं पे भी कोई रूल रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है। सब अपने अपने इंटरेस्ट को देखते हैं, और इजराइल का इंटरेस्ट आज की डेट में वही है कि उसे लड़ते रहना पड़ेगा। और रही बात अमेरिका की, तो देखिए अमेरिका किसी भी स्थिति में, चाहे ट्रंप अभी है और ट्रंप के जाने के बाद भी, मुझे नहीं लगता है कि वहां पे वो छोड़ेगा इजराइल को, और उस बेल्ट में उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से प्रोटेक्शन देगा ही देगा। जिस तरीके से ईरान को प्रोटेक्शन अगर आप देख लीजिए, आज ईरान पिछले 4.5-5 महीने से जो युद्ध में खड़ा है, उसमें रसिया का सपोर्ट पूरा उसे मिल रहा है, क्योंकि उसको मौका मिल गया है कि हम अमेरिका को किस तरीके से काउंटर करें यूक्रेन वाले इश्यूज को लेके। चाइना जिस तरीके से उसको फंडिंग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, और शायद यही कारण है कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अमेरिका ने जो नाकेबंदी की है नेवी के द्वारा, और उसके माध्यम से कहीं ना कहीं ईरान की आर्थिक स्थिति और धीरे धीरे कमजोर होगी। और मुझे लगता है कि यही मोटिव है, इसीलिए अमेरिका अभी थोड़ा सा बीच बचाव की स्थिति में आ रहा है, और ये लंबा समय तक इस बेल्ट में इस तरीके के क्राइसिस को उत्पन्न करके रखेगा, जिससे कि ईरान की स्थिति और खराब हो जाए। और उसके बाद वहां पे जिस तरीके से जो IRGC का जो रेडिकलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं कम होते हुए दिखेगा। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि वहां की जो जनता है उनकी रियल
अभी सामने नहीं आ रही है। जिस तरीके से IRGC का डोमिनेशन है, जिस तरीके से वो लोगों ने वहां पे एट्रोसिटी करके लोगों को जो कंट्रोल करके रखा है, और वो तब तक कमजोर होते हुए नहीं दिखेगा जब तक वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं वहां पे सिविल वार की स्थिति बनती है। तो मुझे लगता है कि एक लंबी रणनीति है और उसी रणनीति के तहत आज ये इस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है। जी मीनाक्षी जी। ठीक है आशीष जी, अभी आगे अमेरिका आए ना आए, इजराइल ये तय कर चुका है कि अगर हमने चाह लिया है तो हम यहाँ सीरिया से भी लड़ लेंगे और तुर्की से भी लड़ लेंगे। उनके पास भी क्या सच में इतनी क्षमता बची हुई है, क्योंकि वो तो हर देश के साथ कहीं ना कहीं युद्ध में है। इधर हमास, हूती, हिजबुल्ला, ईरान, और कोई बचा भी नहीं है। मीनाक्षी, जब 28 फरवरी को अटैक हुआ था उससे एक दिन पहले तक कम से कम मैं अपनी बात कर सकता हूँ, सपना भी नहीं देख सकते थे कि हमास अपनी डिजार्मिंग को मान जाएगा। वी कुड नेवर ड्रीम कि हमास कहेगा कि हमारे हथियार हम वापस कर देंगे। कई दशकों का डेवलपमेंट, कोई सोच नहीं सकता था कि हिजबुल्ला 2-2 महीने तक सिर्फ मार खाता रहेगा इजराइल से, और सारे टनल्स, उनके सारे जो छिपे हाइडआउट्स, सारे रूट्स टू सीरिया एंड ईरान जहां से हार्डवेयर आता था, उसके सारे ब्रिजेस को तोड़ दिया गया। तो पिछले 3 महीनों से अगर कोई भी एनालिस्ट स्टडी कर रहा है टैक्टिकल डेवलपमेंट्स को, स्ट्रेटेजिक तो बातें करते रहेंगे, उसमें ये बहुत हिस्टोरिकल है कि ईरान के तबाही के बाद ईरान का जो प्रॉक्सी को हार्डवेयर सपोर्ट होता था, जिस पे ये हिजबुल्ला और हमास जिंदा थे, इजराइल के ऊपर अटैक करते रहते थे, 7 अक्टूबर किया, वो खत्म हो चुका है। और इसीलिए हम एक ऐसे ऐतिहासिक मुहाने पे खड़े हैं जहां हमास ने अमेरिका के साथ एग्री किया है कि हम डिजार्म हो जाएंगे, हम अपने छोटे, मध्यम और बड़े हथियार जमा कर देंगे टेक्निकल टीम को। दिस इज हिस्टोरिकल। तो अब इजराइल के पास जो रिकूप किया है उन्होंने पिछले 2 महीनों से, जब से इनका ये चल रहा है कि ईरान के अटैक्स रुक गए हैं और ईरान की तरफ भी इजराइल अटैक नहीं कर रहा है, तो काफी रिकूप किया इन्होंने। वह गोला बारूद वापस आया है बड़ी संख्या में, एंड दे आर रेडी फॉर टर्की। सीरिया से उनकी कोई लड़ाई नहीं, सीरिया के पास इतना वेरविदौल है नहीं कि उनसे लड़ पाए, लेकिन टर्की ने अगर इस तरह की काम किए, ये सीधा टर्की को अपना हमला मानना चाहिए था, क्योंकि 70 किलोमीटर दूर पे आके एरियल अटैक करके एक एयरपोर्ट, एक पूरे एयरबेस को, मिलिट्री एयरबेस को तहस नहस कर दिया। चुप बैठे हैं, इसके पीछे कारण है। चुप बैठे हैं। और इजराइल का सर आपने देखा, इजराइल की तस्वीर देखिए किस तरीके से जश्न बना रहे हैं। IDF के जवान पहुंचते हैं, वो जश्न मनाते हुए नजर आते हैं जब उस फाइटर जेट से वहां पर हमला करके आते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। फिलहाल वक्त एक छोटा सा ब्रेक का है, कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।